वेलकम ऑल ऑफ यू टू द टारगेट बीसीईसी 2026 क्लासेस। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? पिछले क्लासेस में हमने बात किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में। जहां पे हमने पिछले क्लास को एंड किया था, यहीं से आज अपन दूसरे क्लास की स्टार्ट करने वाले हैं, दूसरे क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दुनिया में जो भी पार्टिकल्स हैं। आज मैं आपके कॉन्सेप्ट को ना, दिमाग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हिलाऊंगा, ज्यादा नहीं हिलाऊंगा, थोड़ा सा। तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल में अपन पढ़ेंगे कि जो भी पार्टिकल है, मैं भी पार्टिकल हूं, आप भी पार्टिकल हो, ठीक। तो अपन जो भी पार्टिकल्स है ना, इन पार्टिकल्स के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं और हम ये देखने वाले हैं कि हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं इस दुनिया में, मैं, आप, एक इलेक्ट्रॉन, एक आपके आसपास रखी कोई भी चीज, ठीक है, ये सारी चीजों के ना डुअल नेचर होते हैं। क्या होता है हमारे पास? डुअल नेचर होते हैं। डुअल नेचर का क्या मतलब है कि पार्टिकल के पास, इलेक्ट्रॉन्स के पास दो नेचर है। एक तो है वो वेव नेचर और एक है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, यानी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे स्थिर भी रहते हैं, बिल्कुल ऐसे स्थिर भी रहते हैं, और वो ऐसे वेवी नेचर भी होते हैं। जब वो मूव करते हैं तो वेवी नेचर, जब भी मूव करते हैं। तो मुझे, हम सबको ये कॉमन लाइफ में या जो हमारे जो जनरल लाइफ है इसमें दिखता क्यों नहीं? बिकॉज जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनका जो वेव नेचर होता है वो एकदम नेग्लिजिबल होता है, एकदम नन रिकॉग्नाइजेबल होता है। दैट इज वाई हमें वो नहीं दिखता, है ना। सो दैट इज नेग्लिजिबल, अप टू नेग्लिजिबल, ठीक है। लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनके हमें डुअल नेचर बहुत अच्छे से दिखते हैं। और मैं इसको जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। कहता क्या कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ऐसे तो सभी पार्टिकल्स के पास होते हैं, बट हम यहाँ पे प्योरली फोकस कर रहे हैं एटम्स के ऊपर, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के ऊपर। उनके पास डुअल नेचर होता है। उनके पास क्या होता है बाबू? हमारे पास, उनके पास डुअल नेचर होता है, ठीक है। सो व्हाट दे विल हैव? दे हैव डुअल नेचर। ओके, सो दे हैव डुअल नेचर इन पोजीशन ऑफ रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है, ठीक है, तो वो एज अ पार्टिकल बिहेव करता है। अभी मैंने कहा कि जैसे एक कोई भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो उनके पास डुअल नेचर है। एक तो पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है, ठीक है। सो जब वो जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, जब वो रेस्ट पे होते हैं, या कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब रेस्ट पे आप उसको देखते हो तो वो एज अ पार्टिकल दिखता है। लेकिन जब वो मोशन में होता है तब वो एज अ वेव बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? एज अ वेव बिहेव करता है। ओके, और अगर वो रेस्ट में है तो वो एज अ पार्टिकल बिहेव करता है। नहीं समझ आई? मेरे कुछ समझ नहीं लिया, अभी समझाता हूँ, रुको, घबराओ मत, मैं हूं। ओके, डोंट वरी। सो डुअल नेचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वाज फर्स्ट टाइम एब्जॉर्ब्ड बाय डी ब्रॉगली, है ना। इसको डी ब्रॉगली भी पार्टिकल्स भी, डी ब्रॉगली डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जो एक्सपेरिमेंटली जिसने प्रूव किया वो थे डेविसन एंड जर्मर। तो एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? डेविसन एंड जर्मर ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने फर्स्ट टाइम एब्जॉर्ब किया कि डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल क्या होता है। फिर पूछा जाएगा कि एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, तो डेविसन जर्मर ने प्रूव किया। फिर यह भी पूछा जाएगा आपसे कि रेस्ट में पार्टिकल कैसा बिहेव करता है, तो रेस्ट में पार्टिकल बिहेव करता है एज, रेस्ट में पार्टिकल कैसे बिहेव करता है, तो रेस्ट में हमारा पार्टिकल कैसे बिहेव करता है एज, रेस्ट में हमारा पार्टिकल बिहेव करता है एज पार्टिकल, है ना। सॉरी, हमारा पार्टिकल जो है वो रेस्ट में पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और मोशन में कैसा बिहेव करता है? वेव की तरह बिहेव करता है। चलिए अब अपन वेव इक्वेशन पढ़ते हैं, इसको हम डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमें एक रिलेशनशिप देता है। इट गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। एक चीज ध्यान रखना, मैं एक लाइन यहाँ पे कहना चाहूंगा, एक पढ़ोगे आप एक चीज, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में एक लाइन आपको पढ़ाऊंगा बस, ठीक है। हाइजेनबर्ग ने यह कहा, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आपको इंट्रो होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ तो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। हमने ये देखेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। लेकिन मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ कि हाइजेनबर्ग ने कहा कि उन्होंने एक सिद्धांत दिया, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है तो आप उसके पोजीशन का पता नहीं कर सकते, और अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी नहीं पता करेगी, पता चलेगी, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली। लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक साथ किसी भी पार्टिकल का ना वेलोसिटी पता कर सकते हो ना पोजीशन पता कर सकते हो। यू कांट आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल टुगेदर, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि यू कांट रिकॉग्नाइज द वेलोसिटी एंड द पोजीशन ऑफ एन पार्टिकल, खासकर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का आप एक साथ वेलोसिटी और पोजीशन आप पता नहीं कर सकते।
95% तक एक्यूरेसी है कि आप पता कर लो, 100% कभी एक्यूरेसी नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब देखो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन क्या कहता है हमारे पास। ये एक इक्वेशन है हमारे पास जो हमें एक रिलेशनशिप बताता है वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में। वेवलेंथ किसका? इलेक्ट्रॉन्स के जो मूवमेंट है उसका। मोमेंटम किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो चलो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आइंस्टाइन का एक इक्वेशन है, बहुत फेमस इक्वेशन है, दैट इज E इक्वल टू MC स्क्वायर। E इक्वल टू MC स्क्वायर। इसी के लिए आइंस्टाइन सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो इसको आज भी कहते हैं ना कि ये E इक्वल टू MC स्क्वायर जो है ये यूनिवर्सल क्या है स्टेटमेंट है, ठीक है। काफी इस पे मतलब फिलोसफीज बहुत हैं E इक्वल टू MC स्क्वायर पे, काफी कहानियां बनी हुई हैं, आप सुनते होंगे। चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सो E इक्वल टू व्हाट? MC स्क्वायर, वेयर व्हाट E इक्वल टू MC square. E is what? Energy. M is what? Mass of the particle. And C is what? Velocity of light. C is what? Velocity of light. Mass of particle and C is velocity of light. Okay. So पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा हमने प्लैंक्स का क्वेश्चन आज ही हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने जब पढ़ा तो हमने प्लैंक्स का क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, E इक्वल टू h म्यू, E इक्वल टू AC अपॉन लैम्डा। अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप अगर मर्ज करो, ठीक है, तो क्या होगा? MC स्क्वायर इक्वल टू h म्यू, MC स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन लैम्डा। सो क्या होगा? एक सी से एक सी हमारा कट जाएगा और हमारे पास वेवलेंथ की फॉर्मूला आ जाएगी, दैट इज लैम्डा इक्वल टू h अपॉन MC। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रॉन जो कह लो या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि मास इन टाइम्स वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? फिजिक्स में अगर आपने थोड़ा भी 9th-10th में पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, P इक्वल टू mv, P इक्वल टू mv। तो यहाँ पे क्या है? C, V की जगह पे C लिखा हुआ है, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। सो लैम्डा इज इक्वल टू होता है h इंटू P। लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? h इंटू P, सॉरी h बाई P, माफ करना। सो लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन P, जिसमें क्या है? P हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है हमारे पास दैट इज द इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, कि अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ाओगे, सोचो जरा बात को, दिमाग लगाओ, है ना, सोचो जरा, प्रोसेस करो दिमाग को, कि अगर किसी पार्टिकल का आप मोमेंटम यानी वेलोसिटी, मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी बढ़ाओगे, है ना। यहां पे मैं एक और लाइन क्या लिख सकता हूं? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो अगर किसी पार्टिकल का आप वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी घटेगा। समझ में आई बात? बहुत अच्छे हमने यहाँ पे फंडिंग्स निकाले हैं, क्वेश्चंस में इनकी जरूरत आपको पड़ सकती है। अब देखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन MC, ठीक है। अब देखो, अब हमें जानना है वेलोसिटी के बारे में हम और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। हम वेलोसिटी के बारे में और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे और क्या फाइंडिंग अपन निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन P, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, अभी मैंने समझाया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ mv स्क्वायर। सो mv स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 इंटू ke, है ना, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो v स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 इंटू ke अपॉन m। So V can be written as under root 2 times of kinetic energy upon mass. Mass किसका? Mass of the microscopic particle. Mass of the microscopic particle. So what happens? So हमने देखा कि V is velocity of a particle is equal to root under 2 times of the kinetic energy divided by the mass of the particle. Clear हुआ point? नहीं समझ में आया? मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, सब समझाऊंगा, एक एक लाइन समझ में आएगी, दिक्कत वाली बात तो नहीं होने दूंगा, ठीक है। मैंने ये कहा कि जो मोमेंटम है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे वेवलेंथ के, या जो वेवलेंथ है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट। काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब v स्क्वायर अगर मैं मास को उधर भेज दूं काइनेटिक एनर्जी के डाउन साइड में तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू द रूट अंडर 2 इंटू के अपॉन m। अच्छा, यहां देखो, अभी मैंने कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, h अपॉन mv, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। mv, ठीक है, mv क्या है हमारे पास? तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास, और v की फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है, v की फॉर्मूला हमारे पास। अब इसको
अगर ये मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं, इसे मैं ऐसा लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच 2 अपॉन एम। और इसे ध्यान देना, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, रूट के अंदर ला करके एम स्क्वायर, क्योंकि एम स्क्वायर के बाहर निकालूंगा तो एम ही हो जाएगा। सो एम जो है एक एम को कैंसिल आउट कर देगा और बचा हमारे पास क्या, सिंगल एम बचा। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट अंडर 2m के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करना सीख लिया, हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीख लिया, हमने एनर्जी कैलकुलेट करना सीख लिया। अब देखो जिसकी बात मैं कर रहा था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, सिर्फ स्टेटमेंट याद होना चाहिए और जो फॉर्मूला लिखा हुआ है फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और जो स्टेटमेंट हमारा लिखा हुआ है स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए ये स्टेटमेंट कहता क्या। द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ मूविंग, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया है कि पोजिशन और द मोमेंटम यानी वेलोसिटी में बोल रहा था, ठीक है। तो पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ द मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैंट बी कैलकुलेटेड टुगेदर, उसको हम कभी एक साथ कैलकुलेट कर ही नहीं सकते 100% एक्यूरेसी से। मैक्सिमम इट कैन गो टू 94, 95, 96%, ठीक है। आई बात समझ में, विद इन द लाइन पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, मैं तुम्हें विद इन द लाइन पढ़ के बता रहा हूं कि जो नहीं लिखा हो मैं वो भी तुम्हें समझा रहा हूं। So position the moment of the moving macroscopic particle cannot be calculated together with absolute 100% accuracy. It can calculated up to 94 to 96%, 94 to 96% तक ही आप कैलकुलेट कर सकते हो मोमेंटम एंड द पोजीशन, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू द डेल्टा एक्स, ठीक है, इनटू डेल्टा पी। व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज योर पोजीशन, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या है हमारा? दिस इज योर पोजीशन, position of the microscopic particle, position of the microscopic particle। ये क्या है आपका? दिस इज योर मोमेंटम, दिस इज व्हाट, दिस इज योर मोमेंटम, दिस इज योर मोमेंटम एंड इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। बस हमें ये याद रखना है, इससे ज्यादा हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन हमें ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। एंड नाउ वी आर टॉक अबाउट श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल इक्वेशन, है ना। तो हम बात करेंगे श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में। आज हमने काफी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। पिछले 2 क्लासेस में हमने काफी चीजें पढ़ी हैं। पहली जो चीज हमने पढ़ी वो हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी, फिर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा। आज हमने क्या पढ़ा? तो आज हम पढ़ रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा, हमने श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल को देखा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा और हमने और क्या पढ़ा है जरा देखो। आज हमने वेव इक्वेशन पढ़ा, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन और डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल को समझा, ठीक है। तो चलो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ आज की क्लास को अपन खत्म करते हैं। सो इट इज नथिंग बट श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल। कि श्रोडिंगर एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जो वेव मोशन में मूव करते हैं और जो उनका पार्टिकल नेचर, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक इक्वेशन दिया। हमें बस ये इक्वेशन ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ना इसके बारे में कुछ जानने की आवश्यकता है, ना इसके बारे में हमसे कोई पूछेगा। हाँ, सीधा सीधा ये इक्वेशन तुम्हारे सवालों में दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि श्रोडिंगर ने कौन सा इक्वेशन दिया, या ये इक्वेशन दे करके पूछेंगे कि ये इक्वेशन किसने दिया। क्या इसने हाइजेनबर्ग ने दिया, प्लैंक्स ने दिया, जे थॉमसन ने दिया, बोर ने दिया, या श्रोडिंगर ने दिया? किसने दिया? बस इससे ज्यादा तुमसे कोई पूछने वाला नहीं। बिलीव मी, इससे एक सवाल नहीं तुम्हारे बुक में आएगा, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन है डेल्टा स्क्वायर साई। इसको अपन क्या पढ़ेंगे? इसको अपन पढ़ते हैं डेल्टा, इसको अपन पढ़ेंगे डेल्टा। दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट इट इज रीड एज डेल्टा, है ना। दिस इज डेल्टा एंड दिस इज रीड एज साई। ये अपन का साई, इसको अपन साई पढ़ेंगे। तो डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस का वी, ठीक है, वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। बस यही इक्वेशन अपने को पढ़नी है, ना इस इक्वेशन में अपने को पीएचडी करनी है, ना इसमें अपने को ग्रेजुएशन करनी है। बस इक्वेशन और इसके बनाने वाले का नाम दिमाग में अपने रहना चाहिए। अब यहां ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक्स और वाई एंड जेड क्या है? तो दे आर कोऑर्डिनेट्स। अभी पूछ सकता है कि बताओ इसमें एक्स वाई जेड क्या है? तो कोऑर्डिनेट्स है। एम इज नथिंग बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई इज नथिंग बट टोटल एनर्जी, एच इज नथिंग बट प्लैंक्स कांस्टेंट, भी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी एंड साई इज नथिंग बट वेव फंक्शन। एंड जो साई स्क्वायर है, ठीक है, और जो यहाँ पे अपने को साई स्क्वायर देखने को मिलता है, ठीक है, साई स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ पे जो अपने को साइज स्क्वायर देखने को मिलता है, इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है पाई जाने की, उसका वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग, उसके पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जब हम रखते हैं, जब हम टोटल एनर्जी की वैल्यू रखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, कोऑर्डिनेट्स को जब हम चेक करते हैं, तो कहाँ पाए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिटरमाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a unit volume like in orbital, the probability of presence of electron is 90 to 95%। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर हमको बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 90 to 95% है। इन एन एटम, ध्यान रखना, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसा मैंने कहा। वहीं अगर मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूं तो जो मैं बताऊंगा आपको, जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि वहां पे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आफ्टर द मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Okay, so after the bonding it is present in the molecular orbital. So this concept shows the existence of NLM क्वांटम नंबर, बट ये जो हमारा क्वांटम नंबर है ये स्पिन नहीं बता सकता हमारा। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कारण हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, वी कैन एक्सप्लेन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बट वी कांट शो द एक्सटेंशन ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर। हमें स्पिन पता नहीं चलेगी, ठीक है, कि वो एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी, हमें उसकी शेप पता चल जाएगी कि वो किस शेप किस ऑर्बिटल में है ना, हमें उसके पोजीशन तक को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पता नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और यहीं पे हमारा जो आज का चैप्टर है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये हमारा ये पार्ट आज खत्म होता है। एक चीज जो बच गई, दैट इज योर, क्या बच गया बताओ जरा, हाँ बिल्कुल सही बात, स्पेक्ट्रम बच गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हम कर लेंगे तो हमारा चैप्टर क्या होगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। और आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।